नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन। मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स, हर एक चीज जो कि आपको हेल्प कर सकती है नॉलेज गेन करने के लिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज जो आपको सपोर्ट कर सकती है अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे सेशंस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारी वेबसाइट से या फिर हमारे ऐप से। और अगेन इन तीनों माध्यम में कोई भी सेशन कितनी भी बार देखने के लिए, कितने भी दिनों तक देखने के लिए, कितने भी सारे सेशन देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि मैनेट ब्रेन्स आपको न सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में आपकी हेल्प करता है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी सहायता करता है, आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, सीयूईटी हो जो अभी नया एग्जाम है, या फिर आप पे कक्षा 10वीं का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनटीएससी, इन सब की तैयारी हम आपको करवाते हैं हमारे इसी चैनल से, जहां से आपको सारा कंटेंट मिलता है। अब एनटीएससी की तैयारी के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स का, साइंस का, सोशल का एंड मेंटल एबिलिटी के, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स। इसमें से आपके मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल, जो आपको एनटीएससी के मैथ्स की पूरी तैयारी करवाता है। और जैसा कि हमारी हर बार की परंपरा रही है, हम हर चैप्टर में 2 या 3 प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हैं, जिससे हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में काफी हेल्प होती है। तो ये है हमारे स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट डीपीक्यू शीट, जिसका नाम है डीपीक्यू शीट 1। इस शीट के ठीक पहले जो पिछला सेशन था, उसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कॉन्सेप्ट रिव्यू करने के बाद। तो अगर आपने वो 3 सेशन जहां पे कॉन्सेप्ट रिव्यू हुआ है और हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं 2 अलग अलग लेवल के, आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। पिछले सेशन का लिंक तो आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी का आप बाद में आगे का देख सकते हैं, उसके और आगे आप जाते जाएंगे। ठीक है, हमने ऐसा पूरा पैटर्न आपके लिए सेट करके रखा है। चलिए, इतनी मेहनत अगर हम और हमारी टीम कर रहे हैं तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे मेहनत कश और मोटिवेटेड जो भी टीम है हमारी, उसको थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाए और हम साथ में अच्छी मेहनत करके आपके लिए बेटर कंटेंट डेली प्रोवाइड करवा सके। चलिए, यहां पे शीट का पहला क्वेश्चन है, एक डाइस को आपने रोल किया है, अर्थात डाइस को आपने ऐसे फेंका है कुछ जीतने के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 2? अब सम ऑफ 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो, जब आप 2 डाइस को फेंकते हैं, पेयर ऑफ डाइस मतलब कितने हो गए? 2 डाइस हैं, तो आपके पास टोटल कितने आउटकम आते हैं सर? 2 डाइस में 36 आउटकम आना पॉसिबल है। आपको वो 36 के 36 आउटकम आते होंगे, याद होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है उनके सम या प्रोडक्ट पे सवाल। ठीक है, सम और प्रोडक्ट भी आपको याद होना चाहिए। वैसे सम तो आसानी से याद हो जाता है, प्रोडक्ट में थोड़ा 19-20 होता है, पर वो भी अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो सम 2 आता है वो आता है केवल एक ही केस में, विच इज द केस ऑफ 1,1। ठीक है तो यहां पे आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 1 हो गया। 1 मतलब एक ही ऐसा आउटकम है जो कि आपके लिए फेवरेबल है। वो कौन सा है, क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी संख्या से फर्क पड़ता है। संख्या 1 है तो वो हमारा आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां पे 1/36। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ लोग यहां पे पता है क्या अज्यूम कर लेंगे कि पेयर ऑफ डाइस की जगह एक ही डाइस मान के उस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, आपका आंसर आएगा 1/6। गलत हो जाएगा। या फिर कई लोग क्या करेंगे, सर सम 2 आना चाहिए तो 2/36, आंसर आएगा 1/18, दैट इज नन ऑफ दीज, पर ये भी गलत है। सम 2 आना चाहिए, और आप जब सम 2 की संख्या देख रहे हैं तो आपको वहां पे कितने केसेस हैं, कितने ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनकी संख्या के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, सम कितना आएगा उसके हिसाब से नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपका जवाब होगा 1/36। कंप्यूटर जी वेरीफाई भी करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन सी 1/36। तो यहां पे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, अ बैग कंटेन्स कार्ड नंबर्स 3, 4, 5। तो देखो, अक्सर केसेस में कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। यहां 3 से स्टार्ट किया, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या हो जाती है? टोटल आउटकम्स निकालना। ठीक है, अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि सर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 27 - 3 दैट इज 24, पर ये गलत है।
क्योंकि इसमें 3 और 27 दोनों को इंक्लूड करना है, पर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक ही इंक्लूड होता है, दूसरा इंक्लूड नहीं होता। तो यहां टोटल आउटकम 24 नहीं प्रभु 25 होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कुछ अलग नंबर से स्टार्ट होता है तो सबसे पहली इंसान गलती करता है टोटल आउटकम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो ऑप्शन में 27 भी है, 25 भी है, 5 भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो गलती ना करें। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कार्ड इज। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 3 से लेकर 27 तक के बीच में, पहले हमें उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सर एक हो जाएगा 3, फिर आएगा 5, उसके बाद 7, 9 नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होगा, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 19 के बाद सीधा 23, उसके बाद 29 आता है, लेकिन वो 27 के बाहर है तो वो काउंट नहीं होगा। तो हमारे फेवरेबल आउटकम की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो जाएगी आपके फेवरेबल आउटकम की संख्या। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 8/25। क्या आपको ये समझ में आया? अगर किसी ने 8/24 लिख के कैंसिल करके 1/3 लिख दिया, और अगर गलती से किसी ऑप्शन में 1/3 आया होगा तो आप मार्क करके आगे आ जाओगे, लेकिन वो गलती यहां पे नहीं करनी है। टोटल आउटकम सही मार्क करने हैं कि 25 होंगे, उसी के हिसाब से फिर आपका आंसर मार्क होगा। तो ये होगा सी, 8/25 ऑप्शन सी के रूप में। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? 8 थे आपके प्राइम नंबर्स। मैं फिर से कहूंगा, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी या स्टार्ट फॉर एनटीएससी, कृपया एटलीस्ट 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स के जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप याद रखें। आपके उस पे बेस सवाल आ सकता है आपके राज्य में, लगभग सारे राज्यों में आ सकता है, क्योंकि हमने भी देखा, आपने भी देखेंगे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि किससे आते हैं, प्राइम नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटर जी का आंसर है ऑप्शन सी, हमारा जवाब भी उनसे मैच हो रहा है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 बाय थ्रोइंग अ फेयर डाई। अब देखो यहां पे डाई एक ही है, अ फेयर डाई मतलब संख्या कितनी है, संख्या है 1, ठीक है। तो आपका यहां पे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6, क्योंकि एक ही डाई थे तो 6 ही आउटकम। आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो फेवरेबल बोला आपने ग्रेटर देन 2, तो मतलब आपके होंगे 4। कौन कौन से? 2 से बड़ा चाहिए तो 3 है, 2 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है। यूं तो 7, 8, 9, 10 ये सब भी 2 से बड़े, लेकिन वो डाइस पे कभी आते हैं क्या? नहीं सर, तो वो काउंट नहीं होंगे। तो फेवरेबल आउटकम मार्क करते समय कृपया ये ना करें कि किसी को भी गिन लिया, भाई जो पॉसिबल है उन्हीं में से गिना जाएगा, ठीक है। तो 4/6 मतलब 2/3। आपका उत्तर कितना होगा? ऑप्शन ए 2/3। ग्रेटर देन 2 बोला है इसलिए 2 नहीं गिना जाएगा, ध्यान रखिएगा, वरना कुछ लोग 2 भी गिन लेते हैं तो फिर सवाल का जवाब गलत हो जाता है। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करें। कंप्यूटर जी का कहना है कि ए 2/3 सही है, हमने भी वही लिखा था। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर, जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है भैया। सर हमारे हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वो हो नहीं सकता। जो श्योर होता है, पॉसिबल होता है, 100% चांस है जिसके, उसकी प्रोबेबिलिटी 1। जिसके होने के चांसेस नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल है, विच कैन नॉट अकर है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0, मतलब ऑप्शन डी। कंप्यूटर जी वेरिफिकेशन। तो हमारे टिक के ठीक सामने उनका टिक आना मतलब बिल्कुल बढ़िया है, अपना सवाल कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ यह सवाल हो जाता है सॉल्व। चौथा क्वेश्चन भी हमने फटाफट निपटा दिया है। 5वां सवाल अच्छा सवाल है, यहाँ पे देखो कितनी सारी, एक तो इंग्लिश लिखी है। 1 ticket is selected at random from 100 tickets numbered from कितना, देखो 0.0 मतलब 01, ये पॉइंट मतलब बेसिकली 00 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 00, उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे 01, 02, 03, 04, ले देखो ये 00 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो ऐसा समझ लो आप इसको, ठीक है, और 99 तक। सपोज x is the sum of digits and y is the product of digits, then probability of x equal to 9 and y equal to 0 is। अब देखो यहां पे पहली बात तो ये
यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हैं पहले हम ये जज कर लेते हैं, ठीक है सर। मेरे हिसाब से तो क्योंकि 0 से लेकर 99 तक जा रहे हैं तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 100, ठीक है। अब यहां पे हम जरा फेवरेबल आउटकम्स की चर्चा कर लें, उनकी संख्या बाद में, पहले वो होंगे क्या ये बताना है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है x मतलब होता है सम, तो आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें जोड़ने पे आएगा 9, ठीक है, और प्रोडक्ट को y बोला है तो गुणा करने पे आएगा 0, ठीक है। ऐसे नंबर्स का पेयर, जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं एग्जांपल लूं 0 और 1 का, इनको सम करने पे आएगा 1, प्रोडक्ट करने पे आएगा 0, तो क्या ये यहां पे हमारे फेवरेबल आउटकम में काउंट होगा? नहीं सर, क्योंकि सवाल में लिखा है एंड, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सर ऐसा कौन सा नंबर होगा? देखो ध्यान से सोचो, 0,9, 09 जो नंबर है उसमें सम आएगा 9 और मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 9 करने पे आंसर आएगा 0, और जब आप ऐड करोगे तो 0 प्लस 9 करने पे सम आएगा 9। फिट हो गया सर, एक मिल गया। उसके बाद इसी का उल्टा कर दो, 90, सम करने पे 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, प्रोडक्ट करने पे 9 इंटू 0। इसके अलावा अगर आप कोई निकालते हैं, मान लीजिए आपने सम देखा 45, सम कितना होगा? 4 प्लस 5 9, लेकिन गुणा करने पे 0 नहीं 20 आएगा, ठीक है। सम देखा आपने 6 और 3, 6 प्लस 3 9, लेकिन गुणा करने पे 18 आएगा, 0 नहीं आएगा, आपको 0 चाहिए। और यहां पे सर लेकिन 09 को हम 9 भी तो लिख सकते हैं, पर आप पैटर्न चेक करो, पैटर्न में 01 02 ही लिखा जा रहा है, तो हम क्यों ना लिखें 09, हम भी लिखेंगे। जो पैटर्न चल रहा था उसी को फॉलो करते हुए अपना जवाब बताएंगे। तो यहां पे फेवरेबल आउटकम की संख्या आई है 2, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम की संख्या की क्वांटिटी होल डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब 2/100 को जब आप कैंसिल करोगे 2 से तो जवाब आएगा 1/50। तो ऐसे दो केस आए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/50, क्योंकि टोटल आउटकम थे 100, क्योंकि आप 99 तक जा रहे थे और 00 से शुरू करके 99 तक जा रहे थे, तो 100 केसेस, ठीक है। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन सी 1/50 यहां पे सही है। तो सवाल यहां पे न सिर्फ इसका था कि कौन से नंबर्स होंगे, बल्कि ये समझ पाना कि प्रोडक्ट और सम कैसे होगा, कौन से हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कंप्यूटर जी प्लीज स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज शुड हैव एग्जैक्टली कितने संडे, कितने ट्यूसडे? 52। अब यहां पे अगर आपने यहां पे हमारे लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस किए हैं, और अगर आने वाले सेशंस में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको अक्सर सवाल आता है 53 संडेज का, ठीक है, या 53 कोई भी एक डे का, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। यहां बोल रहा है 52 होने चाहिए। अब देखो यहां पे लीप ईयर है, ठीक है, मतलब कितने दिन? तो 366 दिन होंगे आपके पास, ठीक है। इन 366 डेज में से आपके 52 हफ्ते बनेंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह 366 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ये जो 2 दिन है, जो रिमाइंडर आएगा 2 डिवाइड करने पे, वो आपके एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, 52 हफ्ते में हर हफ्ते में 7 दिन आते हैं, तो 7 यहां पे हर हफ्ते में एक ट्यूसडे आएगा, तो आपके पास यहां पे 52 ट्यूसडेज तो आ गए, ठीक है। 52 ट्यूसडेज आपके फाइनल हो गए। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बोला कि इसके अलावा नहीं आने चाहिए, तो जरा इन 2 दिन के हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 52 ट्यूसडे हो गए, आपके हफ्ते खत्म हो गए, 2 दिन आपको एडजस्ट करने। तो देखो मान लो 29 तारीख को आपके ये 52 हफ्ते खत्म हो गए, कौन सी तारीख को? 29 दिसंबर को। अब बचा क्या? 30 और 31 दिसंबर। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि 29 दिसंबर को दिन क्या था, ठीक है, पर मैं यहां पे ये अज्यूम कर सकता हूं कि 30 और 31 को कौन से दिन होना पॉसिबल है। जैसे मैं ऐसा मान सकता हूं कि 30 तारीख को संडे होगा और 31 को मंडे होगा। पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। मैं ये भी हो सकता है कि भैया 30 तारीख को मंडे हो, 31 को ट्यूसडे, देन ट्यूसडे वेडनेसडे का पेयर बन सकता है, वेडनेसडे थर्सडे का पेयर बन सकता है, थर्सडे फ्राइडे का पेयर बन सकता है, फ्राइडे सैटरडे का पेयर बन सकता है, और सैटरडे
संडे का पेयर बन सकता है। तो वो 2 दिन के पास ये 7 ऑप्शन है। अब आपको ट्यूसडे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, 52 के आगे नहीं जाना है। जैसे ही आप ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ट्यूसडे की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। अगर मंडे ट्यूसडे हुआ तो भी एक ट्यूसडे बढ़ जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ तो भी एक पेयर एक ट्यूसडे बढ़ जाएगा। तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते, तो इन दोनों को हमें नहीं लेना है, ये दोनों ऑप्शन हमें नहीं रखने हैं। बाकी सारे ऑप्शन को हम रख सकते हैं। तो हमारे पास काम के कौन से ऑप्शन है, फेवरेबल कौन से ऑप्शन है, बचे हुए 5, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्योंकि इन 5 में से कोई भी हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, हमारे कैलेंडर में 52 ट्यूसडे ही रहेंगे। तो 7 में से वो कोई भी 5 हो जाएं, हमारा काम बन जाएगा, हम जीत जाएंगे, हमारे फेवर में हो जाएंगी चीजें, क्योंकि हमारे सवाल को सॉल्व करना ही तो हमारा फेवर है। तो जब अगर आप इन 5 में से कोई दिन सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ 7, तो आपके संडे कितने रहेंगे, ट्यूसडेज 52 ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। उसके अलावा अगर कुछ आ जाता है तो आपके ट्यूसडे की संख्या बढ़ जाएगी। तो आपका जवाब होगा 5/7, दैट इज ऑप्शन डी। मार्क कर दिया हमने। लेकिन हम क्या अकेले मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे? नहीं सर, जब तक कंप्यूटर जी नहीं बताएंगे हाँ या ना, तब तक कैसे काम चलेगा। कंप्यूटर जी बताइए। तो ऑप्शन डी 5/7 बिल्कुल सही है। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द लॉटरी 0.08 इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। अब देखो यहां पे सवाल थोड़ा सा यहां पे गुगली फेंक रहा है कि टोटल आउटकम्स तो हैं आपके 6000, ठीक है। अब इन जो मैडम है, जो गर्ल है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.08। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, मतलब आपके पक्ष में कितने हैं, अपॉन टोटल आउटकम्स। अब सवाल में ये कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने एक ही टिकट खरीदा है। टिकट तो भैया कितने भी खरीद सकते हो, लॉटरी का टिकट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी है 0.08। आपको बताना है कि कितने टिकट लिए गए होंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी 0.08 आ रही है, ठीक है। तो आप फेवरेबल आउटकम मतलब जितनी टिकट्स ली गई थी उनको मान लेते हैं हम x। तो हाउ मेनी टिकट्स हमने मान लिया x, तो x टिकट्स ली थी, मतलब आपके पक्ष में, आपके फेवर में x टिकट्स हैं और 6000 टोटल टिकट्स हैं। सर ये x टिकट्स हमारे फेवर में कैसे हुई कि अगर इन x टिकट पे जो नंबर लिखा है वो आ गया तो हम जीत जाएंगे ना भैया, तो हमारे लिए तो यही फेवरेबल हुआ। बाकी कोई भी नंबर हमारे किसी काम का ही नहीं है, हमारे लिए तो वही नंबर काम के हैं जो कि हमारी टिकट पे है, तो इसलिए x हो गई फेवरेबल। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 इंटू 6000 वुड गिव यू द वैल्यू ऑफ x। 6 8 हो जाएगा 48। आप डेसिमल यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 480। एक बार चेक करो सर, यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो डेसिमल से बाहर आने के लिए 2 0 लग जाएंगे, तो मतलब हो जाएगा 8 इंटू 60, ठीक है। अब 8 इंटू 60 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 480। ऑप्शन में है हमारे पास, बिल्कुल है सर 480। वैसे यहां पे सवाल बनाने वाले ने ऑप्शन थोड़े आसान दिए हैं, आप एक ऑप्शन 48 भी रख सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करते करते इंसान अगर डेसिमल में कंफ्यूज हो गया तो 48 भी आंसर की तरह मार्क कर सकता है। तो जो लोग भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक जवाब ध्यान रखना, शायद किसी का मल्टीप्लाई करते करते 48 भी आया हो, तो इस तरह की गलती अगर हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कृपया सावधानी पूर्वक कार्य करें। कंप्यूटर जी आंसर वेरीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन सी 480 सही है, हमने भी वही मार्क किया है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब आपने 2 डाइस फेंके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। सम भी चेक करना है, फिर उसको 3 से डिवाइड भी करना है, डबल मेहनत करनी है। तो देखो आपको यहां पे हम बता देते हैं थोड़े सारांश के रूप में कि जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो कौन कौन से सम आ सकते हैं और हर एक के कितने केस होंगे। सबसे कम आता है, सबसे छोटा होता है सम के तौर पे 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबसे बड़ा होता है 12, मतलब जो कि आता है 2 बार 6 आया तो। अब 2 आने के केस कितने, 1 होते हैं,
3 आने के, 2 केस 4 आने के, 3 केस 5 आने के, 4 केस 6 आने के, 5 केस 7 आने के, 6 केस। क्योंकि डाइज है तो एक बात ध्यान रख सकते हो आप कि 6 से बड़ा कुछ नहीं है, तो 6 के बाद आप डाउनफॉल देखते हैं, 8 आने के 5 केस, 9 आने के 4 केस, 10 आने के 3 केस, 11 आने के 2 केस और 12 आने का 1 केस, 6,6। ठीक है, अब आपको चाहिए सम डिविजिबल बाय 3। तो सम डिविजिबल बाय 3 कहां कहां होगा सर? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इधर और चौथा, ये 4 पॉसिबल हैं जो कि सम 3 से डिविजिबल होगा। अब हमें ये 4 नहीं चाहिए, हमें हर एक केस में से कितने केस हैं वो संख्या चाहिए, क्योंकि अगर 3 सम वाला कोई सा भी केस आ जाए हमारे लिए तो हमारी जीत ही है ना। 1,2 आए या 2,1 आए, दोनों केस में हम जीत रहे हैं, तो हम इसको नहीं इसकी संख्या को ध्यान में रखेंगे। तो 2, इनकी संख्या 5 उसको ध्यान में रखा जाएगा, इनकी संख्या 4 उसको ध्यान में रखा जाएगा, नीचे वाले की 1। चलिए, तो 2 + 5 + 4 + 1 होल डिवाइड बाय, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम की संख्या अपन टोटल आउटकम हमेशा कितने रहेंगे? 36 रहेंगे। 5 4 9 1 10 और 2 12, तो 12/36 मतलब 1/3 आपका जवाब होगा। कितना? 1/3, विच इज ऑप्शन बी। क्या कोई दिक्कत, कोई शंका मन में? बिल्कुल नहीं सर, 1/3 सही है ऑप्शन बी के रूप में। कंप्यूटर जी प्लीज एक बार यहां पे चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन बी 1/3 हमारा भी आंसर है, कंप्यूटर जी का वेरिफिकेशन भी है, तो हमारे लिए आगे बढ़ने का सिग्नल भी है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। आपको सम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन हमने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, केसेस भी बता दिए और आपको आंसर भी यहाँ पे ध्यान आ गया। लास्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 इस पूरी शीट का। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड द मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ग्रुप्ड डेटा गिव्स इट्स। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल रिवीजन क्वेश्चन है। आपको याद है ये लेस देन मोर देन टाइप जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, इनको एक शब्द कहा जाता है। क्या है वो शब्द? एक शब्दावली है, इनको कहा जाता है, कुछ लोग इन्हें ओजाइव्स कहते हैं, कुछ लोग ओगिव्स कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर प्रोनाउंसिएशन यू टेक, जो भी आप कहते हो मतलब सेम ही है। ये जो आप ग्राफ बनाते हैं उनका नाम है, कुछ लोग ओजाइव कहते हैं, कुछ लोग ओगिव कहते हैं, डिपेंडिंग। अब अगर आपको ध्यान होगा कक्षा 10वीं में एनसीईआरटी में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मोर देन टाइप और लेस देन टाइप वाले में जब आप बनाते हैं ऐसा ग्राफ, तो उनका जो इंटरसेक्शन आता है उसको आप क्या कहते हैं? ठीक है सर, उसको अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक वर्ड है, अगर मैं आपको ट्रिक से याद दिलाऊं, ये वर्ड है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, और ये इनको बनाने के लिए आप निकालते भी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जरा सोच के बताइए, इन तीनों में से किसके कैलकुलेशन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है? सर, मीडियन ही ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसके कैलकुलेशन के लिए आपको सेंट्रल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता इन दोनों से आपको मिलती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनके और उन जनाब के बीच में कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। और आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे जब आप मोर देन एंड लेस देन ओजाइव को ड्रॉ करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मीडियन से मिलवाता है। किससे? मीडियन से मिलवाता है। ध्यान है आपको, ये आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, नहीं किया है तो बिल्कुल प्रैक्टिस करें और समझें, फिर आपको आपका समझ में आएगा कि यही कॉन्सेप्ट है जो कि आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर दिया, वर्ड थोड़े ज्यादा लगा दिए तो इंसान थोड़ा डर जाता है, पर चीज वही कन्वे कर रहा है वो कि आपका आंसर क्या होगा? मीडियन। कंप्यूटर जी ने भी देखो ग्रीन टिक लगा दिया है, मतलब हमारा सवाल का जवाब हमने बता दिया है और यहां पे हमारी शीट हो रही है समाप्त। परंतु किंतु आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे प्रोवाइड कराना अत्यंत आवश्यक है। पहले मैं जरा, चलिए, अब ये जानकारी है आपके एक नए दोस्त के बारे में जिसका नाम है मैनेट ब्रेन्स की वेबसाइट। ठीक है, अब सर आप इसे दोस्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु इनसे अच्छा साथी आपको आपकी पूरे जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, आपके दोस्त को कुछ ऐसे तैयार किया है कि आपके काम के सारे सेशंस हमने क्लासिफाई कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो एनटीएससी के टैब पे क्लिक करें। जैसे ही आप एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे, एनटीएससी से संबंधित सारे सेशन जो कि हमने बनाए हैं
आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और अगर मैं कहूं तो सारा कंटेंट जो एनटीएससी का है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो पीछे देखो वॉच नाउ का बटन था, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मैथ्स का सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथ्स के सब्जेक्ट की जो काउंटर है, जो दुकान है वो खुल जाएगी। कौन से चैप्टर टीचर ने कवर किए हैं, किस चैप्टर में क्या लेक्चर है, क्या पढ़ाया है, क्या टॉपिक कवर किया है, कितने घंटे का सेशन है, और उसको सब आप जांच परख के यहाँ वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे आपको डीपीक्यू शीट डाउनलोड करने में कई बार दिक्कत होती है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखती नहीं है, भले ही वहां होती है, गायब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए डीपीक्यू शीट की डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, मतलब जो आपका पीडीएफ होगा जिसमें सवाल होंगे, और इसी के ठीक नीचे इसका सॉल्यूशन भी मुहैया कराया गया है, जहां पे आप सॉल्यूशन देख के अपने शीट को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए डीपीक्यू शीट 1 ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। तो आपने प्लेन ज्योमेट्री का शीट डाउनलोड किया, सॉल्व किया, उसके ठीक नीचे आपको ये सेशन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहां वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेशन खुल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं और ये सेम ही व्यक्ति हैं, हम दोनों मैग्नेट ब्रेन्स में काम करते हैं, इनफैक्ट ये मैं ही हूं। तो वही सेम टीचर, वही सेम क्वालिटी, वही सेम कंटेंट, सब कुछ सेम है, बस खाली कहते हैं ना प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। पहले आप YouTube पे देख रहे थे, अब आप हमारी वेबसाइट पे एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये हम क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कम आएंगी, ब्रेक्स कम आएंगे। उसके बाद आपके जो कई बार होता है ना, YouTube चलाते चलाते गलती से किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो आ जाता है आपके सामने और आप देख लेते हैं गलती से, कभी कोई नया गाना आ जाता है तो आप वो सुनने बैठ जाते हैं, जबकि जिसमें गलती आपकी नहीं होती, गलती गाने की होती है, वो आता नहीं तो आप देखते नहीं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ कम होती हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चलता है फॉर एनटीएससी सैट स्टेज 1, उसमें हम पढ़ रहे थे मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का डीपीक्यू शीट। चैप्टर का नाम था स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। डीपीक्यू में 9 सवाल थे, हमने सॉल्व किए, समझे, वेरीफाई किए और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग किया। आप प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।